तो आज हम एक नया चैप्टर रिवाइज़ करेंगे फिज़िक्स का, ठीक है। जल्दी से जल्दी रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, 10 मिनट में करने की। तो देखते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। तो मॉडर्न फिज़िक्स का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। इसमें देखते हैं पहले क्या लिखा है। पहले इसमें समझाया गया है कि फोटो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन एमिशन कैसे होता है, ठीक है। पहले थर्मो आयोनिक का मतलब है कि हीट देके अगर इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हो तो थर्मो आयोनिक। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके अगर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक हो गया यानी कि जब हम लाइट उसके ऊपर डालेंगे तब इमिशन हो रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। सेकेंडरी इमिशन का मतलब हो गया जब एक इलेक्ट्रॉन को हम हिट करवाते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जैसे ये अपने स्पेस में था और यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन हिट करवाया इसके ऊपर, तो ये आकर इसकी जगह पर बैठ जाएगा और ये एमिट हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो अगला यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किस तरह से होता है। जैसे यहाँ पे एक लाइट पड़ते हुए दिखाया गया, इससे लाइट पड़ेगी यहाँ पे, फिर यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे और इस प्लेट पे पहुँचेंगे एनोड पे, ठीक है। एनोड पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। कैसे, इस बैटरी की पोलैरिटी को देख के भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये वाला प्लस चार्ज है एनोड पे और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज है। अगला जो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि इंटेंसिटी का क्या फ़र्क पड़ता है। एक बात याद रखना, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है सिर्फ इंटेंसिटी ही करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट को चेंज कर सकती है, बाकी किसी भी तरीके से चेंज नहीं होता है। कैसे, यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हो। इंटेंसिटी जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, उसी के साथ इंटेंसिटी के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ती चली जाएगी जब जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे। बाकी किसी भी फैक्टर से आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट को नहीं बढ़ा सकते। यहाँ पे अगला है टॉपिक जो इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल कौन सा, जो हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं ना, एनोड पोटेंशियल, उसको बोलते हैं। उसी के पोटेंशियल से क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फ्रीक्वेंसी को रखा गया है फिक्स, एनोड की पोटेंशियल को हम लगातार इंक्रीज़ करेंगे। एनोड की पोटेंशियल को देखो यहाँ पे रखा गया है और करंट यहाँ पे, तो इसके हम पोटेंशियल को अगर बढ़ाते जाएंगे लगातार, तो देखो पोटेंशियल बढ़ाया तो इसमें इंटेंसिटी डिफरेंट यूज़ की गई, जैसे I1, फिर उसके बाद ये वाला देखो I2 और ये वाला I3। लेकिन सबका देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल एक जैसा है, यानी V0 सबका एक जैसा है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिक्स थी। फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कर देता तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाता, अदरवाइज वो सेम है। तो इसमें हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ एनोड का क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ से कुछ एक प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब यहाँ पे एक प्लेट है जो पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 10 के 10 को ये खींच लेगा एट ए टाइम, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन ही नहीं हुआ ज़्यादा, तो उसके बाद फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी, एक टाइम के बाद कांस्टेंट। जैसे मान लो पहले 2 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, खींच लिया, फिर 3 हुए, खींच लिया, 4 हुए, खींच लिया। अब 4 से ज़्यादा एमिशन ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब 4 से ज़्यादा एमिशन ही नहीं हो सकता, तो ये खींच कितने सकता है, मैक्सिमम 4। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है एक टाइम के बाद वो सैचुरेशन हो जाती है। यहाँ पे इस ग्राफ को देखो ध्यान से, ये ग्राफ जो है एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, यानी I1 जो सीधा सीधा ये है कांस्टेंट हो जा रही है। ये यही बता रहा है कि सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब एनोड पोटेंशियल आप कितना भी बढ़ा लो, चाहे जितना इनफाइनाइट कर दो, तब भी ये करंट I1 ही रहेगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली, ठीक है। इंटेंसिटी अगर डिफरेंट यूज़ की गई हैं तो उस केस में करंट अलग अलग आई है। इंटेंसिटी जिसकी ज़्यादा है उसकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटेंसिटी पे मैटर करता है। यहाँ पे दिया गया है एक काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम होती है वो ½ mv का स्क्वायर और EV0 यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हो या एनोड पोटेंशियल के बराबर होती है, E × V0। और यहाँ पे देखो लिखा है इफेक्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑन ए स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसका क्या होगा, कैसे होता है ये देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमने डिफरेंट यूज़ की गई है, V3 सबसे ज़्यादा है, फिर V2, फिर V1। अब इधर एक ग्राफ दिया गया है, इसको देखते हैं ध्यान से। एनोड पोटेंशियल है इधर, एनोड पोटेंशियल की वैल्यू लगातार इधर जा रहे हैं तो ये बढ़ेगी। ऊपर हमने क्या रखा है, आई की वैल्यू। एनोड पोटेंशियल देखो, मान लो सबका कुछ वैल्यू हमने देना है, बढ़ाना है, लेकिन देखो सबकी जिसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आया है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा, और रोकने में मुश्किल होगा तो ज़्यादा हमें पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट से। इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V3 ज़्यादा होगा नेगेटिव, फिर V2, फिर V1। अब यहाँ पे एक और ग्राफ है जो इसके थ्रू हमें पता चलेगा कुछ। यहाँ पे इस वाली लाइन पे दिया गया है फ्रीक्वेंसी और ऊपर वाली लाइन पे दिया गया है यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल या V0 बोल सकते हो, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है, एक मेटल है A और एक मेटल है B। अब इस दोनों मेटल में देखा जाए तो वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा है, ये जो नीचे लाइन है यहाँ पे V1 जहाँ लिखा है और यहाँ पे V2, इस जगह का जो पोटेंशियल होगा वो आपका यहाँ पे पता चलेगा। इसका जो नीचे ये जैसे फ्रीक्वेंसी V1 है, ये V2 है, इनसे पता चलेगा कि इसका वर्क फंक्शन कितना है। और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो जितना ज़्यादा माइनस है उतना ज़्यादा इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है।
तो इन दोनों में वर्क फंक्शन किसका ज़्यादा होगा, बी वाले का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्वेंसी वाले ग्राफ पे नीचे वाली जो लाइन है ये ज़्यादा दूर है, यानी यहाँ पे वैल्यू अगर 100 मान लो तो यहाँ पे 200 के करीब होगी फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे ये बात याद रखना है आपने। वर्क फंक्शन जो है क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेटल प्लेट से जो एनर्जी देते हो आप, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो ये लाइट की फॉर्म में आ रही है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा एनर्जी दे दी तो काइनेटिक एनर्जी लेके उड़ जाएगा। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये क्या है कि इसमें गिवन एनर्जी जो आपने डाली, जितना वर्क फंक्शन होगा वो लेगा और बाकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। एनर्जी होती है h/μ और यहाँ वर्क फंक्शन का W0 हाफ mv का स्क्वायर, ये भी लिख दिया। और यहाँ पे देखो hc/λ आ गया और यहाँ पे hc/λ0 आ गया, यानी एक अलग अलग चेंज है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv का स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फार्मूला, इसको अच्छे से आप याद रख सकते हो। 1 2 का 400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम में। तो आपकी जो एनर्जी आती है ना, ये सब इलेक्ट्रोवोल्ट में आती है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। काइनेटिक एनर्जी और वो भी, और λ0 को हमने वर्क फंक्शन माना है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट नाम ही चैप्टर का है, तो ड्यूल नेचर कैसे पता चलता है, इस वाली इक्वेशन के थ्रू। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, जिसमें लैम्डा जो है आपका बताता है कि वेवलेंथ यानी कि वेव फंक्शन बताता है, और मोमेंटम p जो है आपका बताता है कि इसके अंदर पार्टिकल का नेचर है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू h यानी कि वेवलेंथ जो आपको प्लैंक्स क्वांटम है डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास इनटू v मतलब हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल अंडर रूट के अंदर। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो 1.22 या 1.23 याद कर सकते हो, नैनोमीटर में वेवलेंथ की वैल्यू आएगी और नीचे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये चैप्टर आपका हो गया है ख़त्म। तो आप कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।